Welcome to your physics class, and today I am going to start your new chapter, gravitation. Students, firstly I will discuss about the universal law of gravitation. What is the universal law of gravitation? Students, according to this law, every massive body attracts every other massive body by a force which will be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them from the centers. Students, कोई भी दो मैसिव बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर उन दोनों बॉडीज़ के मासेस को हम कम या ज़्यादा करते हैं तो फोर्स की वैल्यू भी वेरी करती है और उनके बीच के दोनों के डिस्टेंस पर भी फोर्स की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये एक लॉ है जो आप देखेंगे यूनिवर्स में हर जगह आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे सपोज करिएगा मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ईच एंड एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ दिस लॉ, वी सस्टेन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ दिस लॉ, वॉकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे देयर आर सो मेनी फिनोमेनाज एक्चुअली ओके स्टडीड बाय दिस लॉ या सॉल्व बाय दिस लॉ, ठीक है। बहुत सारे फिनोमेनाज हैं नेचर में, इसी को हम यूनिफिकेशन कहते हैं कि हम एक लॉ से बहुत सारे फिनोमेनाज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम इसको कहते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली या अट्रैक्शन फोर्स है, ये मासेस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन था न्यूटन का, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने ये फाइंड किया। पहले तो उसने ये फाइंड किया कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्चुअली एक्सर्ट ऑन द बॉडी और व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, ठीक है। उसके बाद उसने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की, फार्मूला ड्राइव किया, ठीक है। फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया? उसने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम दो मैसिव बॉडीज़ लेते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये देखा गया कि जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स एक्चुअली वो डिपेंड करता है बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उनके बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और बेसिकली जो डिस्टेंस है एक्चुअली दिस डिस्टेंस टेकिंग फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। यानी दो बॉडी जो आप ले रहे हैं उन बॉडीज़ के बीच में जब आप फोर्स निकालते हैं तो जो डिस्टेंस आप लेंगे वो डिस्टेंस उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन आता है। यानी कि डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो इसलिए इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देन फोर्स डिक्रीजेस, इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस देन फोर्स इंक्रीजेस। यानी जितना करीब हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट्स को उनके बीच का फोर्स उतना ही, वो अट्रैक्शन फोर्स उतना ही मजबूत होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रांगनेस किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और मास पे भी डिपेंड करती है। अगर हम मासेस को इंक्रीज करेंगे तो हम फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए जो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हर एक चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ईच एंड एवरीथिंग कम्स टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज मास इज ओके इज वेरी हैवी मास एक्चुअली। तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होगा इसलिए जो है अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो फैक्टर कंबाइन करने के बाद में यू विल गेट दिस Fg, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शन यू गेट ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G। तो Fg इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज कैपिटल G हियर? दिस कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? एक्चुअली बिकॉज इट डजंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप देखेंगे जब मून पर स्टडी करेंगे ये, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन अगर आप मून पे करते हैं तो जो वैल्यूज़ होंगी, जी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी पूरे यूनिवर्स में। चाहे आप मून पर स्टडी करते हैं या फिर किसी प्लैनेट पर स्टडी करते हैं तो कैपिटल जी का वैल्यू सेम रहेगा। और वो जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होता है ये न्यूमेरिक वैल्यू है इसका जी का, ठीक है। और यूनिट हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला आपने यहाँ ठीक है लिखा है Fg इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप G का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो G इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि F इज इक्वल टू आपका है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G इज इक्वल टू हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2।
तो स्टूडेंट्स हम यूनिट फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। आपको मालूम है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और आर का यूनिट मीटर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में m1 m2, ठीक है, प्रोडक्ट है मासेस का, तो इसलिए आपको किलोग्राम स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको g की वैल्यू मिलती है विद यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो दिस इज अ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इसके बाद हम आते हैं डायमेंशनल फार्मूला। स्टूडेंट्स आपने सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी किया था, तो उसमें आपने डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, यू नो वेरी वेल। ओके, तो हम इस फार्मूले से इसका डायमेंशनल फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज वी नो द फार्मूला ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं एंड व्हाट इट विल बी एक्चुअली दिस विल बी द m-1 L3 and t-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा। एक्चुअली दिस G डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। तो G कभी भी जो है बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉडी के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये वेरी नहीं करता है इन सब चीज़ों पर। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स these are some properties which I have taken here. It always attractive in nature. जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है और it is independent of medium between the particles. स्टूडेंट्स दो बॉडीज के बीच में, ये दो बॉडी आप लेते हैं, इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी आप तीसरा ऑब्जेक्ट लेंगे तो इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा वो इस तीसरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, किसी भी अदर बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगा वो फोर्स एज इट इज होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू इस तीसरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगी जिसको आपने इन दोनों बॉडीज के बीच में प्लेस किया है। ओके, तो इफ यू प्लेस एनी थर्ड बॉडी इन बिटवीन द टू बॉडीज द फोर्स विल ओके नॉट डिपेंड ऑन थर्ड बॉडी एक्चुअली, तो देयर इज नो चेंज इन द फोर्स। तो दिस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, वो उन दोनों बॉडीज के बीच में जो मास, उन दोनों बॉडीज में जो मास है उस पे डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज कितना मास कंटेन करती हैं और उनके बीच का क्या डिस्टेंस है, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं इट होल्ड्स गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स जो इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ये फोर्स आपको देखने को मिलेगा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। आप ग्रेविटेशन फील्ड आप देखते हैं, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है उसका रेंज इनफाइनाइट है। क्लियर, तो इसलिए जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है फोर्स एक्सर्ट करता है। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। स्टूडेंट ये सेंट्रल होता है क्योंकि कोई भी बॉडी है वो सेंटर की तरफ आती है, अर्थ के सेंटर की तरफ आती है। एक बॉडी है, एक अदर ऑब्जेक्ट आपने ये लिया है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है तो ये इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह से अर्थ के ऊपर ठीक है, अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है तो वो उसके सेंटर की तरफ आएगा। अगर सपोज करिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और अर्थ का सेंटर ये है तो उसका डायरेक्शन ये होगा अट्रैक्शन का। तो ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ मूव करता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये सेंट्रल फोर्स है जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। क्लियर, तो ईच एंड एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अदर बॉडी। उसके बाद में हम आते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स सेवरल फेनोमेना like the force that bind us to the earth. This is possible because of the gravitational force. The motion of moon around the earth, this is possible because of this law. The motion of planets around the sun. Actually there are so many phenomena which are based on this law. ठीक है, ये सारे phenomena को आप स्टडी करते हैं, okay, by studying this universal of gravitation. तो इसके पीछे एक सिंगल कॉज है, वो है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। जितने भी आप फिनोमेनास देखते हैं, वॉकिंग पॉसिबल, ओके, वी सस्टेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, मून रिवॉल्व, सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ओके, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके, तो ये सारे के सारे जो फिनोमेनास आप देखते हैं नेचर में, ये सब फिनोमेनास एक्चुअली बेस्ड हैं ऑन दिस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्री फॉल। Earth attracts objects towards it due to gravitational force. Whenever objects fall towards the earth under this force alone,
वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन है, जिस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी के अंदर मोशन हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको हम फ्री फॉल कहते हैं, ओके। दिस कंडीशन इज नोन एज द फ्री फॉल। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं acceleration due to gravity. Students, as you know, whenever the force exerted on a body, then acceleration produced in that body. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ए बॉडी कम्स टुवर्ड्स अर्थ, ओके, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स, देन एक्सेलरेशन डेवलप इन दैट बॉडी इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So the acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity is called acceleration due to gravity. It is denoted by g. इसको हम a से नहीं बल्कि g से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका एक अलग न्यू नोटेशन होता है स्मॉल g. तो acceleration due to gravity को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पर हमने जो है मान लीजिएगा एक बॉडी है जिसका मास m है, is lying on a surface of earth, then gravitation force on the body will be what? Okay, we have taken here one example here. This is the earth and this is one of the object which having mass small m. तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है जिसका मास m है। अर्थ का मास हमने कैपिटल M लिया, रेडियस r होगा अर्थ का, ठीक है। तो व्हाट विल the force in between this object and the earth? Okay, तो simply as we know the universal of gravitation according to that law, तो what will the force? The force will be equals to g mm over r square, g m1 m2 upon r square. तो here m1 is m, मान लीजिएगा जो m1 है वो स्मॉल m है और m2 जो है, सॉरी m1 यहाँ पर हमने लिया है कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, और m2 आपने लिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r होगा, क्लियर। क्योंकि जो अर्थ का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द ओके डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के डायमीटर से के कंपैरिजन में अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम जो इसका सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस की जो हम बात करते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, दिस डिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबल एक्चुअली, सो ओनली विल टेक द डिस्टेंस एज द रेडियस ऑफ, ओके, रेडियस एज अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हमने रेडियस को क्या लिया है, डिस्टेंस ऑफ इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ले लिया है, क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, g m1 m2 upon r square हो जाएगा, ओके। हियर if g is the acceleration due to gravity, then force on the body due to earth is, एक फॉर्मूला ये भी होता है न्यूटन सेकंड लॉ से आपने पढ़ा था कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि एक बॉडी है, एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कितना फोर्स लगा रही है, अगर हम उस फोर्स को निकालना चाहते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें एक तो बॉडी का मास मालूम होना चाहिए और दूसरा हमें एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए कि उस बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर। तो हम सिंपली फोर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा अर्थ सेकंड बॉडी ये है जिसका मास m है, तो अर्थ इस बॉडी को किस फोर्स से पुल कर रही है, ठीक है। तो वो फोर्स हम निकाल सकते हैं सिंपली बिकॉज वी नो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, ड्यू टू द अर्थ। तो हम मास किसका लेंगे, उसी ऑब्जेक्ट का लेंगे जिस पर फोर्स लग रहा है एक्चुअली, और जिसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है एक्चुअली, उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, मास लेते हैं उस बॉडी का जिस पर फोर्स लग रहा है, उसी बॉडी का हम एक्सेलरेशन लेंगे, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं, ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स हो गया सिंपली mg। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ और दिस इज अकॉर्डिंग टू द universal of gravitation, but both the things are same actually. Both are the attraction force and both are the force which is exerted by the earth actually. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही forces अर्थ के जो दोनों forces आपने निकाले हैं actually, ये दोनों ही attraction force हैं, clear। तो we can equate both. तो here from equation 1 and 2, इसको हमने equation 1 लिया, इसको equation 2 ले लिया, from equation 1 and 2 we can equate both, mg is equal to gmm over r square हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्मॉल m है वो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से आपको स्मॉल g का फॉर्मूला मिलता है कैपिटल G के टर्म्स में। तो g इज इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अक्सर ये डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाता है, स्मॉल डेरिवेशन है, आप कर सकते हैं इसको, 2 स्टेप में ये फिनिश हो जाता है। इसके बाद हियर दिस स्मॉल g इज द एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे ना जी के फॉर्मूले में, इस स्मॉल जी के फॉर्मूले में, इस रिलेशन में स्मॉल मास नहीं है, इस ठीक है, यहाँ पर बॉडी का मास नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के मास पे, बॉडी के मास पे ये डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ये किस पे, सोर्स मास पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर m जो है वो सोर्स मास है, किसका मास है, अर्थ का मास है, तो ऑब्जेक्ट के मास पे जी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? और यहाँ पर एक चीज और फाइंड करें कि जो g है, स्मॉल g है, वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये रेडियस है अर्थ का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू दिस रेडियस एक्चुअली। ओके, और स्टूडेंट्स जो g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू हालांकि हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ g आप समझेंगे। तो इस g की वैल्यू को इस फॉर्मूले से हमने फाइंड किया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो अक्सर न्यूमेरिकल्स में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज करते हैं। अगर वैल्यूज हमें गिवन है 9.8 तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तब उस केस में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स देखिए इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करते हैं बिकॉज अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। ओके, एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम poles to equator, the value of g becomes greater than at pole than at equator. Student, as you know, जो अर्थ का जो रेडियस है वो पोल पर कम होता है और इक्वेटर पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो पोल पर रेडियस कम होगा और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए पोल का रेडियस हमने r1 लिया है और इक्वेटर का रेडियस r2 ले लिया है, ठीक है, सेंटर से, तब उस केस में स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो g है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो आप इजीली इस चीज को फाइंड कर सकते हैं कि g कहां पर ज्यादा होगा, पोल पे ज्यादा होगा या e पे ज्यादा होगा। तो g जो है वो वेरिएबल होता है एक्चुअली, सरफेस पर भी वेरी करता है क्योंकि डिस्टेंस वेरी करती है। ठीक है, तो ये सिंपली इस कॉन्सेप्ट से हम ये निकाल सकते हैं कि जो g की वैल्यू है वो पोल पे ज्यादा होगी क्योंकि पोल का रेडियस कम होता है सेंटर से, तो इसलिए g की वैल्यू जो पोल पर, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, g एट पोल विल बी ग्रेटर देन g एट इक्वेटर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि पोल पर जो g की वैल्यू होगी वो इक्वेटर से ज्यादा होगी क्योंकि पोल का रेडियस सेंटर से कम होगा एज इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर एक्चुअली। तो ये मैंने नोट करके यहाँ लिख दिया है, इसको ओके। ओके स्टूडेंट, इस तरह से g की वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट जो है वेरी करती है। अगर हम बात करते हैं अर्थ और मून की, अर्थ और मून की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अर्थ पे मान लीजिएगा g इज GE है और जो मून पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो Gm है। ठीक है, तो GE एक्चुअली दिस Gm विल बी इक्वल्स टू GE अपॉन 6, ये आप याद रखिएगा। मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अर्थ का अर्थ के जो है students, what I am talking actually, this the acceleration due to gravity at moon will be the 1/6 times okay of the acceleration due to gravity at the earth. तो यहाँ से students ये निकालते हैं आप कि GE will be equals to 6 times of GM. Okay, और students as you know the weight is equal to होता है, weight is equal to होता है mass into acceleration mg. ओके, तो इस फॉर्मूले से आप देखिएगा द वेट एट अर्थ विल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स द वेट एट मून। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द वेट एट मून विल बी equals to 1/6 times the weight at earth. तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट से हम जो है वेट भी निकाल लेते हैं बिकॉज वी नो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ विल बी इक्वल्स टू द 6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून।